गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर पे डिपेंड होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पर, जिसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे डियर, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से रिलेटेड, देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 13 है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो आइए डियर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आए हुए हैं और साथ में जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे बन सकते थे, हमारे जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते थे, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करेंगे। देन आफ्टर आप खुद सीखेंगे और खुद सॉल्व करेंगे कि हमारे सारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उन्हें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है। अगर हम इसकी बात करें तो क्वेश्चन 1 हमारा स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है देखिए, in a stress strain diagram the correct ascending order is used the code। इस कोड के अकॉर्डिंग हम इसको करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर मतलब सही बढ़ते क्रम में बनाएं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है कि अगर आप इस MCQ को सॉल्व करने चल रहे हैं तो इससे पहले आपको प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना चाहिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के सारे प्रीवियस लेक्चर आप देखिए, देन अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, सारी चीज़ें, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो आइए बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में दिए गए प्रॉपर्टीज को करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में बनाइए। मतलब क्या होगा कि जैसे देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये होता है स्ट्रेन और इधर होता है माय डियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम। अब यहाँ पे अगर हम केवल स्टील की बात करें तो यह कुछ इस तरीके से जाता है, स्ट्रेट लाइन, देन कुछ दूर आपका कर्व जाता है, देन आपका विदाउट स्ट्रेस इंक्रीज होता है, देन आपका इस तरीके से ऐसा जाके यहाँ से ब्रेक भी कर जाता है। अब इसमें हम लोग क्या करते थे, जहाँ तक सीधी लाइन जाती थी अगर इसे पॉइंट A मानते थे तो पॉइंट A हमारा होता था प्रोपोर्शनल लिमिट। जहाँ तक स्ट्रेस हमारा क्या होता था, स्ट्रेट लाइन में वैरी करता था, और वहाँ तक मटेरियल क्या होता था, यदि हम मटेरियल पे एक्सटर्नल लोड अप्लाई करें वह अपने शेप को थोड़ा सा चेंज करता था। आफ्टर रिमूवल द लोड मटेरियल विल बी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। दैट लिमिट ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, या इसी को हम लोग लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। देन आफ्टर जब स्ट्रेस की वैल्यू और बढ़ाते हैं, देखिए इससे और ऊपर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते हैं तो मटेरियल यहाँ B पॉइंट तक जाता है। B पॉइंट को हम लोग इलास्टिक लिमिट या प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। A पॉइंट को समानुपातिक सीमा और B पॉइंट को प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। अब B पॉइंट पर जब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते हैं, फिर जब लोड को रिमूव कर लेते हैं तो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस तो आता है, लेकिन उस मटेरियल में कुछ स्ट्रेस हमारे स्टोर हो जाते हैं। इस तरीके के मटेरियल को हम लोग, इस तरीके की लिमिट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। तो पहले आपका क्या होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, देन आपका क्या होता है B पॉइंट आपका है इलास्टिक लिमिट। A पॉइंट आपका क्या था, प्रोपोर्शनल लिमिट। अब स्ट्रेस की वैल्यू और बढ़ाते हैं तो मटेरियल क्या होता है, प्लास्टिकली डिफॉर्म होना शुरू होता है, और यहाँ पे अगर इसे C पॉइंट बोलें और इसे D पॉइंट बोलें तो C पॉइंट डियर होता था अपर। देखो एक हमारे पास यील्ड पॉइंट होता था
और एक हमारे पास अल्टीमेट पॉइंट होता था। तो जो सी से लेकर डी तक में मटेरियल बिहेव करता था वहां यील्डिंग होती थी, उसे बोलते थे अपर यील्ड पॉइंट, और डी पॉइंट को बोलते थे डियर लोअर यील्ड पॉइंट। और डी के बाद देखो डी से लेके डी डैश तक जो मटेरियल हमारा है वो क्या है, विदाउट स्ट्रेस लगातार कांस्टेंट डिफॉर्मेशन होता है एज ए प्लास्टिक, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। यहाँ पे जो मटेरियल होता है उसे बोलते हैं इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। हमने सारी चीज़ आपको पढ़ा रखी है, लेकिन फिर भी यहाँ देखिए, अब जब डी से हम मटेरियल पे स्ट्रेस की और वैल्यू बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ स्ट्रेस बढ़ रहा है और स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्ट्रेन हार्डनिंग होता है। यदि हम मान लें इस जोन को ई, इस जोन को एफ, तो डी से लेके एफ तक आपका मटेरियल क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग। डी टू एफ आपका होता है स्ट्रेन हार्डनिंग। देन आफ्टर अब मटेरियल आपका क्या हो सकता है, अगर इलास्टिक मटेरियल है तो यहाँ डी के बाद निकिंग शुरू होगा और निकिंग के बाद फिर फेल हो सकता है, और ब्रिटल मटेरियल है तो यही डी के बाद ही फेल हो सकता है। डी के बाद जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, ई पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट। तो ये सारे हो गए। अब यहां से देखो कह रहा है कि करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में आप बताइए कि पहले कौन सा आएगा। देखो यहां पे इसे थोड़ा सा हटा दें। अब यहां पे आप देखो कि सबसे पहले दिए गए डायग्राम में आपको प्रोपोर्शनल लिमिट दिया है, इलास्टिक लिमिट दिया है, नेकिंग दिया है और यील्डिंग दिया है। तो नेकिंग कहाँ, अगर इलास्टिक मटेरियल है तो यहाँ अपर यील्ड पॉइंट नहीं, अपर यहाँ पे देखो अल्टीमेट पॉइंट के बाद मटेरियल यील्ड होना शुरू होता है। यील्ड का मतलब अगर मटेरियल ऐसा था, टेंसाइल लोड लगाने पर यह मटेरियल क्या होगा, इस तरीके से ऐसा बिहेवियर देना शुरू करेगा, इस पॉइंट को यील्डिंग बोलते हैं। तो अब यहाँ पे यील्डिंग होगी। सबसे पहले क्या होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट आएगा, प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट 1 पे हो गया। सेकेंड पे क्या आएगा, इलास्टिक लिमिट आएगा 2 हो गया। थर्ड पे देखो यील्डिंग पहले होगी। यील्डिंग कहाँ से हो रही है, इलास्टिक लिमिट से यहाँ तक यील्डिंग हो रही है, और यील्डिंग के बाद स्ट्रेन हार्डनिंग होगी। स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद निकिंग होता है, तो यील्डिंग आपकी थर्ड पे हो जाएगी, नेकिंग आपका फोर्थ पे हो जाएगा। ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन आपका क्या बनेगा, पहले बनेगा P, फिर सेकेंड पे बनेगा Q, फिर थर्ड पे बनेगा S, फिर बनेगा R, और आंसर कौन सा मैच कर रहा है, PQSR, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व किए। इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपके एक साथ मिल जाएंगे। देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है, देखिए प्रूफ स्ट्रेस इज रिलेटेड, प्रूफ स्ट्रेस हमारा किससे रिलेटेड होता है। तो मैंने जब स्ट्रेस आपको पढ़ाया था तो जहां पे यील्डिंग स्टार्ट होती है वहां तक जो स्ट्रेस हमारा स्टोर होता है उसे हम लोग प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं, परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ ए स्पेसिमैन इज द इंडिकेटर ऑफ। किसी स्पेसिमैन में अगर हम टेंसाइल लोड लगाएंगे तो उसमें जो परसेंटेज इलोंगेशन होगा, लंबाई में वृद्धि होगी, वह किसको शो करता है। यदि इस मटेरियल पे टेंसाइल लोड हमने P लगा दिया, अब अगर इसकी लंबाई इस तरीके से बढ़ेगी, इस तरीके से इसकी लंबाई बढ़ेगी, तो ये जो परसेंटेज इलोंगेशन हुआ माय डियर, ये जो डेल्टा L/2 इधर ले लिया, डेल्टा L/2 इधर ले लिया, तो टोटल परसेंटेज इलोंगेशन हमारा डेल्टा L हुआ। यह तभी पॉसिबल है जब मटेरियल आपका डक्टाइल होगा, और यह डक्टिलिटी को ही शो करेगा। परसेंटेज इलोंगेशन डक्टिलिटी को ही शो करेगा। तो ये हमारा होता है किसको, देखो परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ स्पेसिमैन इज इंडिकेटर, क्या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को दिखाएगा। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब
इस वाले पॉइंट को दिखाएगा? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात कर रहा है नेकिंग को दिखाएगा? नो। तीसरी बात कह रहा है फ्रैक्चर को दिखाएगा? नो। तो यह किसको दिखाता है? एक मिनट, सॉरी, परसेंटेज इलॉन्गेशन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को नहीं दिखाएगा, यील्ड स्ट्रेंथ को नहीं दिखाएगा, यह दिखाता है डक्टिलिटी को। मटेरियल कितना डक्टाइल है वह उसे परसेंटेज ऑफ इलॉन्गेशन से दिखाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब निम्न में से दिए गए क्वेश्चंस में से गलत कथन को सिलेक्ट करिए। द मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस ऑफ ए मटेरियल इज, किसी मटेरियल का जो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होता है, पहले तो ये समझिए कि मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होता क्या है ना? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ये मैंने आपको बताया है, प्रूफ रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस आपको मैंने बताया है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ये जो इलास्टिक लिमिट तक ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, या इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एरिया अंडर इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। अब मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस है तो कौन सा कथन गलत होगा? ऑप्शन ए कह रहा है लोड एट इलास्टिक लिमिट इनटू अलोंग द इलास्टिक लिमिट अपॉन टू वॉल्यूम के। सेकेंड कह रहा है इलास्टिक लिमिट इनटू स्ट्रेन एट इलास्टिक लिमिट अपॉन टू के कह रहा है। थर्ड कह रहा है एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट कह रहा है लोड एट इलास्टिक लिमिट इनटू अलोंग एट इलास्टिक लिमिट बाय 2। अब देखिए सबसे पहले ऑप्शन कह रहा है लोड एट इलास्टिक लिमिट इनटू अलोंग एट इलास्टिक लिमिट अपॉन 2 इंटू वॉल्यूम के होता है। यह करेक्ट होता है क्योंकि जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ये हम देखो इस तरीके से बढ़ते हैं, इस तरीके से, यहाँ जो हमारा पॉइंट बी आता है, ये पॉइंट ए। अब इस पॉइंट बी पर जब हम एरिया अंडर कर्व निकालते हैं तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो लोड एट इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक जितना हम लोग लोड अप्लाई करते हैं उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे स्ट्रेस मिलता है। तो इस लोड की वैल्यू इनटू, देखो लोड इनटू अलोंग द इलास्टिक लिमिट, कहाँ पर? इस इलास्टिक लिमिट तक उस लोड की वैल्यू लगाएंगे अपॉन 2 इंटू वॉल्यूम के होता है। सेकेंड बात करेंगे इलास्टिक लिमिट इनटू स्ट्रेन एट इलास्टिक लिमिट अपॉन 2 के होता है। ये जो स्ट्रेन होता है, ये स्ट्रेन होता है, ये हमारा होता है लोड अपॉन, सॉरी, ये हमारा होता है लोड अपॉन डायरेक्ट 2 के होता है। स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। सेकेंड बात कर रहे हैं एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू इलास्टिक लिमिट। तो यही जो एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। इसका मतलब लास्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेन हार्डनिंग इन ए डक्टाइल मटेरियल अकर्स। डक्टाइल मटेरियल में स्ट्रेन हार्डनिंग दिखती है या मिलती है कहाँ पे? देखो, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ लोडिंग टू यील्डिंग, या फ्रॉम नीकिंग टू फ्रैक्चर, या फ्रॉम यील्डिंग टू नीकिंग, या फ्रॉम यील्डिंग टू फ्रैक्चर। पहले तो ये समझो कि आपका स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है। इस डायग्राम में जब हम डक्टाइल मटेरियल में देखो, पहले स्ट्रेट लाइन, फिर कर्व, फिर प्लास्टिक, फिर ये हमारा क्या होता है आइडियल डिफॉर्मेशन, फिर ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ सॉरी ये कर्व लाइन जो जाती है इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं। यहाँ अल्टीमेट पॉइंट होता है। फिर यहाँ के बाद अगर वो डक्टाइल मटेरियल है तो यहाँ से यहाँ तक नीकिंग होगी और यहाँ पे वो फेल कर जाए। अब हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है? स्ट्रेन हार्डनिंग। अब ये स्ट्रेन हार्डनिंग हमारा डियर इसके बाद स्टार्ट हो रहा है। तो पहला ही प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड और लोअर यील्ड। तो स्ट्रेन हार्डनिंग जो स्टार्ट होगा वो हमारा
यील्ड पॉइंट के, यील्ड लिमिट या यील्ड पॉइंट के बाद स्टार्ट होगा। आफ्टर यील्डिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट आफ्टर यील्डिंग। ऑप्शन ए कह रहा है फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ लोडिंग टू यील्डिंग, मतलब जैसे हम यहाँ पे लोड स्टार्ट करेंगे क्या हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग यहीं से स्टार्ट हो जाता है? फ्रॉम बिगिनिंग टू लोडिंग, जब हम लोड स्टार्ट करेंगे तभी क्या स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट हो जाएगा? ये रॉन्ग है। नेक्स्ट कह रहा है फ्रॉम नेकिंग टू फ्रैक्चर। देखो यहाँ अल्टीमेट पॉइंट से नेकिंग स्टार्ट होगा और होते होते यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा। क्या यहाँ से यहाँ तक हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग होगा? गलत। थर्ड कह रहा है फ्रॉम यील्डिंग टू नेकिंग। अब देखो फ्रॉम यील्डिंग टू नेकिंग एंड फ्रॉम यील्डिंग टू फ्रैक्चर, तो जो स्ट्रेन हार्डनिंग होगा माय डियर, यहाँ से लेकर ये जो नेकिंग तक होता है यहाँ तक स्ट्रेन हार्डनिंग होगी और नेकिंग के बाद फिर वो डिफॉर्म हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा? फ्रॉम यील्डिंग टू नेकिंग। आगे बात करते हैं, रैंक फॉलोइंग मटेरियल्स इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग परसेंटेज इलोंगेशन, यूज द कोड। अब परसेंटेज इलोंगेशन के घटते हुए क्रम में दिए गए मटेरियल को सेट करना है, मतलब सबसे ज़्यादा टेंसाइल लोड में किसकी परसेंटेज इलोंगेशन ज़्यादा होगी, उससे कम किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी। तो जहाँ पे कास्ट आयरन दिखे वहाँ पे तुरंत इसको क्या लगा दीजिए? लास्ट लगा दीजिए, क्योंकि कास्ट आयरन में सबसे कम परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन दिखता है। अब देखो माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और टूल स्टील। टूल स्टील आपका हार्ड होता है इन दोनों के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब अब माइल्ड स्टील और मीडियम स्टील में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इलोंगेशन आपका किसका होगा? माइल्ड स्टील का होता है, देन मीडियम कार्बन स्टील का होता है, देन टूल स्टील का होता है, देन कास्ट आयरन का होता है। रैंकिंग करें तो क्यू पे देखो ये इसका रैंकिंग हो जाएगा, पहले क्यू आएगा, क्यू के बाद सेकेंड पे माइल्ड मीडियम कार्बन स्टील आर आएगा, थर्ड पे आपका क्या आएगा? टूल स्टील एस आएगा और फर्स्ट पे लास्ट पे पी आएगा। क्यू आर एस पी, पी आर क्यू एस रॉन्ग है, पी क्यू आर एस रॉन्ग है, पी आर एस क्यू रॉन्ग है, क्यू आर एस पी इज द राइट आंसर। ये हमारा। आगे बात करते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट टफनेस ऑफ द मटेरियल इज। किसी मटेरियल की टफनेस क्या होती है? टफनेस और मॉडुलस ऑफ टफनेस दोनों चीजें समझना है यहाँ पे, टफनेस एंड मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड टफनेस एंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बिफोर रैप्चर ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ टफनेस। ये दोनों टर्म आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ये जो एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होती है इसे हम लोग टफनेस बोलते हैं, लेकिन यहाँ तक जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इस टोटल एनर्जी को जहाँ से मटेरियल रैप्चर यानी फेल करता है इसे हम लोग मॉडुलस ऑफ टफनेस बोलते हैं। आगे देखो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, फिर कह रहा है एरिया अंडर लोड इलोंगेशन डायग्राम, फिर कह रहा है मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू परसेंटेज इलोंगेशन अपॉन 100, फिर कह रहा है एरिया अंडर लोड इलोंगेशन डायग्राम इनटू वॉल्यूम। तो हमेशा देखो जो भी टफनेस को हम लोग डिफाइन करते हैं वो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में डिफाइन करते हैं, जैसा कि यही हमारा है। अगर मॉडुलस ऑफ टफनेस होता तो बिफोर रैप्चर, एक लाइन और जुड़ जाती है उसमें, बिफोर रैप्चर, टूटने से पहले जितनी मैक्सिमम एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है उसी को हम लोग टफनेस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेनेल हार्डनेस इज मेजर्ड बाय प्रेसिंग। तो हम लोग ब्रेनल हार्डनेस देखो एक रेक्टेंगुलर प्लेट ये लेते थे, एक रेक्टेंगुलर प्लेट, इन दोनों के बीच में एक स्फीयर रखते थे। आप इसको ऐसे देखेंगे तो इस तरीके से ये हमारा होता था। अब इस पे हम लोग क्या करते थे? कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते थे, तो इस पर जो रिजल्ट आता था वह किस में आता था? BHN में आता है, ब्रेनल हार्डनेस नंबर में आता है।
तो ब्रिनल हार्डनेस नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्फीयर लेते हैं और इस स्फीयर को दो रेक्टेंगुलर ब्लॉक के बीच में प्रेस करते हैं। पहला ऑप्शन है ए स्फेरिकल बॉल, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगेंस्ट ए फ्लैट प्लेट, फ्लैट सरफेस, यही ऑप्शन हमारा सही है। ब्रिनल टेस्ट हम लोग एक स्फेरिकल बॉल को दो फ्लैट सरफेस के बीच में टेस्ट करते हैं। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख लीजिए ए शार्प कोन गलत है, ए स्फेरिकल बॉल तो सही है, लेकिन अगेंस्ट फ्लैट और कर्व्ड सरफेस, ये लाइन गड़बड़ हो गई, फ्लैट और कर्व्ड सरफेस। आगे ए शार्प एक कोन, शार्प कोन भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट बात करते हैं, हार्डनेस इज द मेजर्ड ऑफ। जब हम लोग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते थे, यही तो आपका माय डियर हार्डनेस होता था, यही तो आपका हार्डनेस होता था। इसे हम लोग यूटीएम मशीन पर परफॉर्म करते थे, तो वहाँ पर जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल कर आती थी वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती थी। अगर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में देखें, यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, कर्व जाएगा, फिर हमारा आइडियल बिहेवियर होगा, फिर ये स्ट्रेन हार्डनिंग में जो अल्टीमेट पॉइंट तक जितना हमारा एनर्जी स्टोर होता है, यही हमारा होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल विच इज इंडिकेट एट हार्डनेस। और ये हमारा ब्रिटल मटेरियल के लिए ग्रेटर होता है और डक्टाइल के लिए कम होता है। तो ब्रिटल मटेरियल में हार्डनेस ज़्यादा होगी, डक्टाइल में कम होगी। आगे बात करते हैं, द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। कोई संरचनात्मक स्टील में जो हम लोग इम्पैक्ट लोड लगाते हैं, ऐसे देखो ये स्टील का प्लेट हो गया, अब ये हमारा हैमर हो गया, इस हैमर से इस पर इम्पैक्ट लोड लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या क्या उस स्टील में प्रॉपर्टीज आ सकती। पहला कह रहा है इंक्रीजेस एट टेम्परेचर डिक्रीजेस। क्या जब हम लोग इस पर इम्पैक्ट लोड लगाएंगे तो ये हमारा क्या कह रहा है, द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। अगर हम इस पे इम्पैक्ट लोड लगाएंगे तो जो इसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है, क्या उस इम्पैक्ट लोड की वजह से इंक्रीज करेगी? कब? जब हम इस पे टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। तो ऐसा नहीं है। सेकेंड बात कर रहे हैं, डिक्रीजेस एट टेम्परेचर डिक्रीजेज एट कांस्टेंट। यदि हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें, क्या इसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगी। कुल मिलाकर देखो, ये कोई बॉडी हमारा है, इस बॉडी पे अभी इम्पैक्ट आप टेस्टिंग मत करो, अभी आप सिंपल सी बॉडी देखो। अब इस बॉडी पर अगर टेम्परेचर राइज करें या टेम्परेचर फॉल करें तो इसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा, लेकिन वो क्या होगा, धीरे धीरे डाउन होगा, धीरे धीरे डाउन होगा। और कहाँ तक? अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक डाउन होकर फिर वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाता है। जैसे देखिए सी पॉइंट है, रिमेन्स कांस्टेंट बट सडनली इंक्रीज नियर 0 डिग्री, ये भी गलत है। यहाँ पे देखो, जब हम लोग टेम्परेचर को देखो, किसी भी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ अगर बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज स्लोली ओवर ए लार्ज चेंज इन टेम्परेचर बट देयर इज सडनली डिक्रीज इन 0 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी मटेरियल में हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा डिक्रीज करते हैं तो इसकी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो बहुत कम मात्रा में डिक्रीज होती है, लेकिन 0 डिग्री आने पर बहुत तेजी से डिक्रीज हो जाता है। तो ये जरूर आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इज इंडिकेशन ऑफ। किसी मटेरियल की गुड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ आपकी क्या शो करती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, पहला है गुड फटीग बिहेवियर, दूसरा है गुड वियर रेजिस्टेंस, तीसरा है गुड डक्टिलिटी और चौथा है गुड क्रीप रेजिस्टेंस। तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ आपकी क्या दिखाती है? डक्टिलिटी दिखाती है। मैंने आपको बताया था कि किसी मटेरियल में इम्पैक्ट लोड लगाएंगे तो उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है वह उस मटेरियल की डक्टिलिटी के नेचर पे डिपेंड करता है।
अगर ब्रिटल होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या करता है, डक्टिलिटी को शो करता है। आगे बात करते हैं, फटीग स्ट्रेंथ ऑफ ए पार्ट कैन बी इंक्रीज बाय, किसी मटेरियल में हम लोग फटीग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, कैसे? ऑप्शन ए है हैविंग सरफेस वेल फिनिश्ड, एकदम सही बात कह रहा है। आपको हमने दो फेल्योर बताया है, क्रीप एंड फटीग। फटीग आपका क्या है? अंडर कांस्टेंट लोडिंग इन हाई टेम्परेचर द मटेरियल फेल आफ्टर लार्ज टाइम इज कॉल्ड फटीग फेल्योर। लेकिन अगर उस मटेरियल की सरफेस को हम बहुत स्मूथ रखें तो वह फटीग फेल्योर का ड्यूरेशन बढ़ा देता है। तो सबसे अच्छा इसका होता है हैविंग सरफेस वेल फिनिश्ड रखेंगे तो उसकी फटीग स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दे। आगे देखो, मेंटेनिंग टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं। ये हमारा क्या है? सुपर इम्पोजिंग स्टैटिक स्ट्रेस। स्टैटिक स्ट्रेस अगर हम लोग लगाएंगे तो भी उस पर हमारा कोई, रिड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, ये सारे क्वेश्चन का ऑप्शन हमें भटकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रजिस्ट सॉफ्टनिंग एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज। देखो, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट सॉफ्टनिंग एट हाई टेम्परेचर, तो मैंने पहले ही बताया था क्रीप की यही प्रॉपर्टीज होती है माय डियर। क्रीप हमारा क्या होता है? हाई टेम्परेचर पर उस मटेरियल की डक्टिलिटी या सॉफ्टनेस को रजिस्ट करता है। दिस इज नोन एज क्रीप, दिस इज नोन एज क्रीप। तो ये हमारा होता है क्रीप। और फटीग आपका क्या होता था? हाई टेम्परेचर पर कांस्टेंट लोडिंग लगाने पर उस मटेरियल में जो डिफॉर्मेशन होता था वो हमारा फटीग होता था। क्रीप आपको हमने बताया था 3 तरीके से होता है। अगर हम क्रीप कर्व की बात करेंगे तो पहला हमारा इस तरीके से होता था, फिर हमारा इस तरीके से होता था। इस जोन को हम लोग, ये प्राइमरी जोन होता था, सेकेंडरी जोन होता था, टर्सरी जोन होता था। प्राइमरी जोन में क्रीप आपका तेजी से बढ़ता था, सेकेंडरी जोन में कांस्टेंट रहता था और टर्सरी जोन में बहुत तेजी से इंक्रीज करता था। तो ये हमारा क्या होता था? क्रीप कर्व होता था। यहाँ पे इलोंगेशन होता था, यहाँ पे क्रीप कर्व होता था। ये हो गया हमारा। आगे बात करते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको लेक्चर में डिस्क्राइब कर रखी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल अंडर ए कांस्टेंट स्ट्रेस इज नोन एज। देखो, स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर ए कांस्टेंट स्ट्रेस इज नोन एज। किसी मटेरियल में, ऐसे देखो ये मटेरियल हमारा है, इसमें अब हम क्या करेंगे? एक कांस्टेंट लोड लगा दिए तो स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, अब इसमें बहुत धीरे धीरे इसका फैलाव हो रहा है, इसका फैलाव बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो उसे हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलेंगे ऑफ ए मटेरियल अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहेगी तो क्या वो हमारा क्रीप होगा, या वह प्रॉपर्टीज हमारी फटीग होगी, या वह प्रॉपर्टीज हमारी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, या वह प्रॉपर्टीज हमारी नॉन प्लास्टिक। अब देखो यहाँ पे, जब हम किसी मटेरियल में टेंसाइल या कंप्रेसिव लोड लगाएं और अगर स्ट्रेस की वैल्यू हम लोग कांस्टेंट कर दें, अगर यह टेम्परेचर की बात करता एट हाई टेम्परेचर, तो वहां पर हमारा क्या होता? क्रीप होता। एट हाई टेम्परेचर हमारा क्रीप होता। लेकिन यहाँ पे देखो, स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो होगा लेकिन अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस इज नोन एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यही तो हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है कि धीरे धीरे मटेरियल आपका क्या हो जाए? डिफॉर्म होता रहे। जैसे इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल के बारे में हमने आपको बताया था, इस तरीके से यहाँ से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होता है, अगर हम ऐसे स्ट्रेस की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इलास्टिक और यहाँ से यहाँ तक प्लास्टिक,
तो ये हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। और अगर मटेरियल में ऐसा ग्राफ दिया है तो इस ग्राफ का मतलब होता है यह कैसा मटेरियल है, यहाँ से यहाँ तक इलास्टिक है तो इसको बोलते हैं इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल, इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए मटेरियल इज नोन एज एलोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिक इफ इट, एलोट्रॉपिक और पॉलीमॉर्फिक, हम ये जानते हैं कि आयरन एक एलोट्रॉपिक मटेरियल है। एलोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? एलोट्रॉपिक का मतलब होता है कि डिफरेंट टेम्परेचर पर, एट डिफरेंट टेम्परेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एट डिफरेंट टेम्परेचर आयरन गिव्स द डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। वही आयरन होगा लेकिन वह डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखा। आयरन या आयरन के बजाय मेटल भी कह सकते हैं, मेटल गिव्स डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल properties, that type of metal are called, that type of metal are called allotropic, that type of metal are called एलोट्रॉपिक। तो जब एलोट्रॉपिक आपको समझ में आ जाए तो इसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एलोट्रॉपिक का मतलब क्या है? ऑप्शन कह रहा है हैज ए फिक्स्ड स्ट्रक्चर अंडर ऑल कंडीशन। बिल्कुल गलत है, कभी भी आयरन की फिक्स्ड कंडीशन नहीं होगी, अलग अलग कंडीशन पे। नेक्स्ट कह रहा है एग्जिस्ट इन सेवरल क्रिस्टल फॉर्म्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो यही तो आयरन की प्रॉपर्टीज होती है माय डियर, डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर देगा डिफरेंट टेम्परेचर पर। दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एलोट्रॉपिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ रबर इज। रबर का स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर कैसा शो होता है? अब देखो रबर के लिए जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे, क्या वो हमारा लीनियर शो करेगा, नॉन लीनियर शो करेगा, प्लास्टिक शो करेगा या नो फिट शो करेगा? तो रबर के लिए हमारा देखो क्या होता है, इस तरीके से वो हमारा ऐसा जाता है, वो हमारा क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। आंसर हमारा क्या होता है? रबर के लिए नॉन लीनियर होता है। अगर वही ग्लास की जगह दे, अगर यही हमारा ग्लास के लिए कह देता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो ये वाला जो कर्व जाता ग्लास के लिए यहाँ पे आके फेल कर जाता। अगर यही स्टील के लिए कह देता तो स्टील के लिए इस तरीके से आके ऐसा चला जाता। अब यही अगर एल्युमिनियम के लिए कह देता तो नियर द स्टील होता है। एल्युमिनियम आपका ऐसे देखिए नियर द स्टील होता है और लेकिन ये ऐसे चला जाता है, तो इस तरीके से आपका होता है। अगर आइडियल मटेरियल की बात करता, आइडियल मटेरियल का कर्व ऐसा जाता, आइडियल सॉलिड का कर्व ऐसा जाता, इलास्टोप्लास्टिक का कर्व कैसा जाता, इस तरीके से इलास्टोप्लास्टिक का कर्व जाता। तो ये सारे मटेरियल के कर्व हमने आपको पढ़ा रखे हैं और बीच में हम बार बार बता भी रहे हैं। आगे बात करते हैं, मतलब इस क्वेश्चन में रबर का बिहेवियर कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल आर दोज विच हैव द सेम। आइसोट्रॉपिक मैंने आपको बताया था, होमोजीनियस मटेरियल क्या होते हैं, फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। होमोजीनियस मटेरियल का मतलब क्या होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर सेम एट एवरी पॉइंट। देखो मान लो आप इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पर एक डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ऐसे मटेरियल को होमोजीनियस मटेरियल कहते हैं। लेकिन अगर इसी मटेरियल में किसी भी पॉइंट पर सभी दिशाओं में
उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम होती है तो उसे हम लोग आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। कहीं पर भी, यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर भी इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में सेम होगी तो ऐसे मटेरियल को आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल जस्ट इसका अपोजिट होता है कि किसी भी पॉइंट पर मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती हैं। सेम डज नॉट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एट एवरी पॉइंट ऑन एनी डायरेक्शन, ये हमारा होता है एनआइसोट्रॉपिक। अब आपको मैंने बताया था ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल के बारे में जो परपेंडिकुलर टू थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता था। तो चलिए आप आइसोट्रॉपिक की बात करिए। आइसोट्रॉपिक क्या है? किसी भी पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टीज कांस्टेंट होती। अब यहाँ देखो इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन आर, देखो ये सेम पहले से ही बोल दिया है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन आर सेम, यही तो हमारा माय डियर आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज होता है। तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज 1। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है? जहां पर न्यू ग्रेन्स स्टार्ट हो जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रेन्स स्टार्ट, और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हमारा होता है RT बराबर 0.4 to 0.6 TM भी कह सकते हैं, या 0.5 से 0.6 TM, वेयर TM बराबर मेल्टिंग टेम्परेचर। इसका मतलब जब किसी वर्कपीस को गर्म करते हैं उस मेल्टिंग टेम्परेचर से 0.5 टाइम या 0.6 टाइम टेम्परेचर पहुंचने पर वह मटेरियल के अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? लैटिक्स वाइब्रेशन के कारण फ्री होने लगते हैं और इतने ज़्यादा आपस में कोलाइड करने लगते हैं कि वहाँ पर न्यू ग्रेन्स स्टार्ट हो जाते हैं बनने। और जब कंप्लीटली न्यू ग्रेन्स पुराने ग्रेन्स नए ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं अपर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, और जहाँ पर न्यू ग्रेन्स बनने स्टार्ट होते हैं उसे बोलते हैं लोअर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आपका दो तरीके से होता है, अपर एंड लोअर। और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वह होता है जिस टेम्परेचर पे मटेरियल के नए ग्रेन्स फॉर्मेशन होने शुरू होते हैं। तो वही पूछ रहा है, ऐसा पूछ रहा है कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज, ऑप्शन है एट विच क्रिस्टल फर्स्ट स्टार्ट फॉर्मिंग फ्रॉम मोल्टेन मेटल व्हेन इट कूल्ड। तो मोल्टेन मेटल पर हमारा रिक्रिस्टलाइजेशन मटेरियल नहीं जाता है। सेकेंड कह रहा है एट विच न्यू स्फेरिकल क्रिस्टल फर्स्ट बिगेन्स टू फॉर्म फ्रॉम द ओल्ड डिफॉर्म। तो हमारा क्या होता है? न्यू ग्रेन्स जनरेट होने शुरू हो जाते हैं, यही हमारा करेक्ट आंसर है। सेकंड देखो सी आपका क्या कर रहा है, एट विच चेंज ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म टेक्स प्लेस, ये भी गलत है। लास्ट कर रहा है एट विच क्रिस्टल ग्रो बिगर इन साइज, ये भी आपका गलत है, ये ग्रेन ग्रोथ साइज की बात कर रहा है। तो आपका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द टोटल एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ ए माइल्ड स्टील स्पेसिमेन टेस्ट अप टू फेल्योर अंडर टेंसाइल इज ए मेजर्ड ऑफ। तो यही तो हमारा होता था टफनेस, या इसी को हम लोग बोलते थे मॉडुलस ऑफ टफनेस। दैट मीन्स ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर स्टील के लिए यहाँ फ्रैक्चर होता था। अब इतना जो एरिया कवर करेगा माय डियर, एरिया कवर्ड या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड टफनेस। दैट मीन्स एनर्जी की यूनिट हमारी हो जाएगी जूल या न्यूटन मीटर अपॉन वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब
क्यूब से कैंसिल आउट हो गया तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू स्ट्रेस के होता है। यही हमारा कहलाता है टफनेस। इसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ टफनेस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है द टोटल एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन, तो यही हमारा टोटल एरिया हो गया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन अप टू फ्रैक्चर। यहाँ पे हमारा फ्रैक्चर पॉइंट होगा, अप टू फ्रैक्चर इज कॉल्ड क्या होगा, टफनेस। ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी इवेल्युएटेड बाय स्टैटिक टेंशन टेस्ट। स्टैटिक टेंशन टेस्ट का मतलब क्या है कि मान लो ये मटेरियल हमारा है, अब यहाँ पे इसको हमने ऐसे पकड़ लिया और यहाँ पे भी इसको हमने ऐसे पकड़ लिया, इधर टेंसाइल लोड लगाया, इधर टेंसाइल लोड लगाया, दोनों स्थिर अवस्था में हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। तो इस समय इस पर जो हमारा टेस्टिंग आएगी, जो रिजल्ट आएगा उसे बोलेंगे स्टैटिक टेंशन टेस्ट। अब इस टेस्ट में क्या क्या चीज हम लोग नहीं कर सकते हैं, देखो शियर को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या शियर टेस्ट हम लोग इस पे कर सकते हैं, इस पे शियर थोड़ी कर रहे हैं, इस पे हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, डक्टिलिटी निकाल सकते हैं, पॉइजन रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन शियर स्ट्रेंथ टेंसाइल में हम लोग नहीं निकाल सकते। ये चीज हमारा है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। इसका मतलब इसका आंसर आपको क्या रहेगा, शियर स्ट्रेंथ को हम लोग नहीं कर पाएंगे, बाकी ये सारी चीजें हम लोग परफॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल इन विच लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिफोर द एब्सोल्यूट फेल्योर ऑफ फ्रैक्चर इज कॉल्ड। अब समझो कि मटेरियल लार्ज डिफॉर्मेशन मतलब डिफॉर्म हो रहा है और लार्ज में, और इज पॉसिबल बिफोर द एब्सोल्यूट फेल्योर और फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के पहले जो मटेरियल हमारा क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। मतलब देखो सबसे पहले कोई प्लास्टिक में इलास्टिक मटेरियल लो, अब इसे आप लोड लगाना शुरू कर दो, ये यहाँ तक बढ़े, अब यहाँ बढ़ने के बाद जब फेल हो, ऐसे देखो आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, अगर मटेरियल डक्टाइल होता तो यही अल्टीमेट पॉइंट पर ही क्या हो जाता, फेल कर जाता। लार्ज डिफॉर्मेशन कहाँ तक मिलता, अल्टीमेट पॉइंट तक मिलता, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट आपका ये है। अगर ब्रिटल की बजाय डक्टाइल मटेरियल होगा तो यहाँ से पहले उसकी यील्डिंग स्टार्ट होगी, फिर नेकिंग स्टार्ट होगी, फिर नेकिंग के बाद यहाँ पर वो फेल होगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम लार्ज डिफॉर्मेशन वो अगर फ्रैक्चर तक दे रहा है तो वह कैसा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल ही लार्ज डिफॉर्मेशन देगा अप टू फ्रैक्चर लिमिट तक। अगर यहीं पे फ्रैक्चर की बजाय अप टू अल्टीमेट पॉइंट कर देता तो आंसर हो जाता ब्रिटल मटेरियल। अप टू अल्टीमेट पॉइंट कर देता तो इसका आंसर हो जाता, ये फ्रैक्चर की बजाय हटा के यहाँ पे अल्टीमेट पॉइंट कर देता तो आंसर हो जाता ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल अल्टीमेट पॉइंट के बाद कभी भी फेल कर सकता है, उसमें नेकिंग नहीं आती है। तो ब्रिटल मटेरियल अल्टीमेट पॉइंट तक ही मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और मैक्सिमम इलोंगेशन देता है। और कितना मैक्सिमम इलोंगेशन देता है, लेस देन 5%। कितना भी टेंसाइल लोड लगाएं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक स्ट्रेस जितना बढ़ती है, इसमें जो मटेरियल की लंबाई बढ़ेगी वह 5% या उससे कम रहेगी, तभी वह ब्रिटल मटेरियल कहलाएगा। और 5 से 15% रहेगी वह हमारा इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल कहलाएगा। मतलब लोड लगाने पर 15% तक उसकी लेंथ बढ़े, उसके बाद वह फेल हो, तो ऐसे मटेरियल को इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। और 15% के ऊपर भी अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है और मटेरियल फेल नहीं हो रहा है तो ऐसे मटेरियल को हम लोग प्योर डक्टाइल मटेरियल, तो ये हमारा होता है। आगे बढ़ते हैं। मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच ए मेटल और एलॉय कैन बी प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड बाय अप्लाइंग।
अब देखो ये मटेरियल है, अगर इस पे हम लोग कंप्रेसिव लोड अप्लाई करें तो यह एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रॉपर्टीज को मैलेबिलिटी कहते हैं। किसी मटेरियल में कंप्रेसिव लोड लगाने पर वह मटेरियल थिन शीट के रूप में चेंज हो जाए तो उसे मैलेबिलिटी कहते हैं। लेकिन इसी मटेरियल में अगर टेंसाइल लोड लगा दें और वह मटेरियल वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम लोग देखो टेंसाइल फोर्स लगाएं और वायर के रूप में कन्वर्ट हो तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल या डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। वह हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज दिखाता है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज को दिखाता है। ये हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं, तो इसका मतलब मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल और एलॉय कैन बी प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड बाय अप्लाइंग टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होगा। ये हमारा किसके लिए होगा, जब हम लोग डक्टिलिटी चेक कर रहे थे। बेंडिंग स्ट्रेस भी नहीं होगा, शियर स्ट्रेस भी नहीं होगा। कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। आगे बात करते हैं, फॉर वायर ड्राइंग ऑपरेशन द वर्क मटेरियल शुड बी। अब यहीं पे मैंने आपको बताया कि वायर बनाने के लिए टेंसाइल लोड लगाएंगे और मटेरियल कैसा होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए। तो इसका मतलब मटेरियल आपका देखो डक्टाइल होना चाहिए। मैलेबल के लिए आपका क्या करेंगे, थिन शीट बनाएंगे, थिन शीट बनाएंगे। टफनेस आपका क्या होता है, अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जितना मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है उसी तरह से आपका ये रेजिलेंस होता है, रेजिलेंस होता है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पिक अप द मटेरियल विथ हाईएस्ट डक्टिलिटी। सबसे ज्यादा डक्टिलिटी हमारी दिए गए मटेरियल में किसकी होती है, आइए चेक करते हैं। 4 मटेरियल दिए हैं, लेड दिया है, माइल्ड स्टील दिया है, कॉपर दिया है एंड टिन दिया है। इसमें सबसे ज्यादा डक्टिलिटी आपकी कॉपर की होती है। कॉपर के बाद डक्टिलिटी आपकी माइल्ड स्टील की होती है। माइल्ड स्टील के बाद डक्टिलिटी आपकी टिन की होती है और टिन के बाद डक्टिलिटी आपकी लेड की। तो इस तरीके से ये आपका डक्टिलिटी का ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डक्टिलिटी है। तो हाईएस्ट डक्टिलिटी पूछा है तो क्या हो जाएगा, कॉपर। लोवेस्ट डक्टिलिटी पूछता तो क्या हो जाता, लेड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइंड इन मटेरियल यूज्ड फॉर स्प्रिंग। स्प्रिंग जो हमारी होती हैं, ये जो इस तरीके से इस स्प्रिंग को हम लोग जो डिजाइन करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं, तो रेजिलेंस इज द प्रॉपर्टी इन विच स्प्रिंग आर डिजाइंड। रेजिलेंस के कारण ही जब स्प्रिंग में हम कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तो स्प्रिंग हमारा क्या करती है, अंडर कंप्रेसिव लोड, अंडर कंप्रेसिव लोड स्प्रिंग विल बी स्टोर्ड एनर्जी, स्प्रिंग will be stored energy and after removal the load। ये हमारी एनर्जी को क्या करती है, ट्रांसमिट कर देती है। यही फंक्शन हमारा स्प्रिंग का। अब टेंसाइल में भी यह एनर्जी को स्टोर करती है। टेंसाइल में एनर्जी को स्टोर कर लेगी, जब लोड हटाएंगे तो वह उसे ले आती है। तो लेकिन उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है, ड्यू टू रेजिलेंस। आगे बढ़ते हैं। हार्डनेस ऑफ ए मटेरियल रिप्रेजेंट इट्स रेजिस्टेंस टू। अब समझो कि जब किसी मटेरियल में हार्डनेस प्रॉपर्टीज होगी तो यही तो हार्डनेस मैंने आपको बताया था माय डियर, कि यदि इस मटेरियल में देखो आप ऐसे मटेरियल में पेनिट्रेट करना शुरू करो तो यह देखो गीली मिट्टी में आपने पेनिट्रेशन किया तो आपकी उंगली उसमें जाएगी, लेकिन आप स्टील में दीवार में करोगे तो नहीं जाएगी।
तो कोई भी मटेरियल यदि हमारे पेनिट्रेशन को रजिस्ट करता है वही आपका हार्डर मटेरियल कहलाता है, और मटेरियल की इस प्रॉपर्टीज को हार्डनेस कहते हैं। तो अब सेकेंड बात है, उस मटेरियल में आप स्क्रैच ऐसे बनाना शुरू करो, यदि उस पर स्क्रैच आ रहा है वह कम हार्ड है, स्क्रैच नहीं आ रहा है वह ज़्यादा हार्ड है। तो हार्डनेस आपका स्क्रैच को भी डिफाइन करता है, पेनिट्रेशन को भी डिफाइन करता है, साथ में वियर को भी डिफाइन करता है। ज़्यादा हार्डर मटेरियल है तो उसमें वियर नहीं होगा, कम हार्डर है तो वियर ज़्यादा होगा। मशीनिंग को भी आपको दिखाई देता है, हार्डनेस आपको मशीनिंग को भी रजिस्ट करता है। यदि मटेरियल हार्ड है तो उसकी मशीनेबिलिटी क्या होगी, लो मशीनेबिलिटी होगी, और अगर लो मशीनेबिलिटी होगी तो यह मशीनिंग को रजिस्ट कर रहा है। सिमिलर वियर भी आपका क्या होगा, लो होगा, वियर लो होगा तो यह वियर को भी रजिस्ट करता है, मतलब वियर नहीं होने देता है। वियर क्या है कि जैसे हमने बताया था आपको कि अगर ये टूल हो जाए, अब इस टूल पे यहाँ से क्या हो जाए, ये मटेरियल हो जाए, ये चिप बाहर जाए तो इसको लगातार अपने साथ ऐसे घिसावट करती रहे, तो इसे हम लोग वियर कहते हैं, वियर डिफेक्ट कहते हैं। तो मशीनिंग को भी रजिस्ट करेगा, वियर को भी, स्क्रैच को भी नहीं होने देगा, और लोकल पेनिट्रेशन को भी नहीं होने देगा। मतलब 1, 2, 3 एंड 4 ये सभी आंसर हमारे करेक्ट होंगे। आगे बात करेंगे, द पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट विच द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन स्टार्ट डिक्रीजिंग इज कॉल्ड। अब यहाँ पे देखो, द पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में प्रतिबल विकृति आरेख में वह बिंदु जहां पर विच द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन स्टार्ट डिक्रीज, जहां पर उस स्पेसिमेन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होना शुरू होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या वो हमारा इलास्टिक लिमिट होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट होगा, अपर यील्ड पॉइंट या लोअर यील्ड पॉइंट? देखो, पॉइंट ए और बी तक प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल के क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन बी पॉइंट के बाद जब हम स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते हैं यानी कि अपर यील्ड पॉइंट तक, तो वहां पर प्रॉपर मटेरियल क्या होता है, प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है, वहां उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होते हैं। तो इसका मतलब मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया जब स्टार्ट होगा डिक्रीज होना, वह कौन सा पॉइंट होगा? अपर यील्ड पॉइंट होगा। और नेकिंग की बात करेगा वो यहां पर स्टार्ट होगा फ्रैक्चर पॉइंट और अल्टीमेट पॉइंट के बीच में। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइल्ड स्टील स्पेसिमेन इज टेस्टेड अंडर टेंशन एंड कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन इज प्लॉटेड। किसी माइल्ड स्टील पर हम लोग माय डियर टेंशन टेस्ट कर रहे हैं, इस तरीके से। अब टेंशन टेस्ट करते थे तो टेंशन टेस्ट के लिए हम लोग वर्कपीस कैसा बनाते थे, तब आपको समझ नहीं बना। हम लोग वर्कपीस, देखिए हम लोग वर्कपीस कुछ इस तरीके से बनाते थे ताकि उसे हम लोग आसानी से पकड़ सकें। अब यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको होल्ड करते थे। अब इस पे हम लोग टेंसाइल लोड अप्लाई करते थे ताकि टेंसाइल लोड अप्लाई करने पर इसको ये होल्ड किया जा सके, अब यहाँ पे हम लोग टेंसाइल लोड अप्लाई करेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, जब टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं तो द एक्सटेंशन प्लॉटेड बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन, लोड और लंबाई के बीच में जो हमारा ग्राफ मिलेगा
वह हमारा क्या होगा, द लोड एट विच देयर इज कंसिडरेबल एक्सटेंशन विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस इज कॉल्ड। अब देखो, जब हम क्या करते हैं, लोड की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं तो कुछ देर तक हमारा क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, तब डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि स्ट्रेस को हम नहीं बढ़ाएंगे फिर भी डिफॉर्मेशन हमें मिलता रहेगा, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, लोअर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट या अल्टीमेट पॉइंट। आप ऐसा देखो, इस तरीके से इस ग्राफ से समझो, ये हो गया, ऐसे देखो, अब यहाँ पॉइंट ए हो गया प्रोपोर्शनल, पॉइंट बी हो गया इलास्टिक लिमिट, पॉइंट सी हो गया अपर यील्ड पॉइंट। अब पॉइंट ए बी सी तक हमारा क्या है, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तब स्ट्रेन हो रहा है, लेकिन सी से जब डी की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम स्ट्रेस की वैल्यू नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन डिफॉर्मेशन हो रहा है। ये देखो, स्ट्रेस आपका बल्कि डिक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर भी डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, लोड की वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे फिर भी डिफॉर्मेशन होता रहेगा, जिसे बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करता तो यहां से लेके यहां तक डी पॉइंट से डी डैश पॉइंट तक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता, तो यह हमारा हो जाता प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, लेकिन आंसर होगा अपर यील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द प्रॉपर सीक्वेंस। अब इसके लिए प्रॉपर सीक्वेंस बनाना है, तो प्रॉपर सीक्वेंस आपका क्या है, जैसे प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड लिमिट और फेल्योर। तो सबसे पहले प्रोपोर्शनल लिमिट आता है, प्रोपोर्शनल के बाद इलास्टिक आता है, फिर यील्डिंग आता है, फिर फेल्योर आता है, यह उसी ऑर्डर में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो इस तरीके से माय डियर आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने आज के प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से रिलेटेड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो चलिए माय डियर, इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।